तो बुलेटिन की शुरुआत यूपी की उस खबर के साथ करेंगे जिसमें कानून व्यवस्था को मजहबी रंग देने की कोशिश चल रही है, क्योंकि मौलाना तौकीर रजा की नजर में यूपी और देश में मुसलमानों के साथ भेदभाव हो रहा है। यानी कि यूपी में रहकर तौकीर रजा ने सीधे सीधे योगी सरकार के कामकाज पर सवाल उठा दिए हैं, जिसके बाद सवाल ये उठ रहा है, क्या तौकीर रजा योगी और उनकी फोर्स को चैलेंज देने की कोशिश कर रहे हैं? क्या तौकीर सीधे सीधे पुलिस से तकरार पर उतर आए हैं, क्योंकि आज वो गिरफ्तारी देने के लिए कलेक्ट्रेट जाने वाले थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें पहले ही घर पर नजरबंद कर दिया। दरअसल तौकीर रजा यूपी में अवैध मदरसों पर हो रही कार्रवाई से नाराज हैं, इसीलिए उन्हें लगता है कि मुसलमानों के साथ अत्याचार हो रहा है। रोज लिंचिंग हो रही है, बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है, मदरसों पर बुलडोजर चल रहे हैं, मज़ारात को शहीद किया जा रहा है। मौलाना तौकीर रजा गिरफ्तारी देने थाने जाने वाले थे, लेकिन पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया, क्योंकि यूपी में कानून से ऊपर कोई नहीं। तौकीर रजा ने पुलिस के साथ साथ योगी सरकार पर भी सवाल उठाए। कानून व्यवस्था बिगाड़ने का काम पुलिस कर रही है, पुलिस हिंदू बनकर काम कर रही है और सरकार हिंदू बनकर काम कर रही है। सरकार को चाहिए कि सरकार के लिए पूरे उत्तर प्रदेश हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सारे के सारे उनके लिए बराबर होने चाहिए, लेकिन वो मुख्यमंत्री की हैसियत से नहीं बल्कि हिंदू की हैसियत से काम कर रहे हैं। तौकीर रजा ने कहा कि वो गिरफ्तारी देते रहेंगे और ये सिलसिला पूरे प्रदेश में जारी रहेगा, लेकिन शायद तौकीर रजा भूल बैठे कि ये उत्तर प्रदेश है, यहाँ कानून के हिसाब से ही चलना होगा, क्योंकि योगी फोर्स जानती है कि कानून से खिलवाड़ करने वालों के साथ कैसे निपटा जाता है। झारखंड के चतरा में माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई। आरोप ये लगा कि उर्स के दौरान देश विरोधी नारेबाजी की गई और बकायदा इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया गया। हालांकि इस पूरे मामले में पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। सुना आपने किस देश के नारे लगाए जा रहे हैं? अगर ठीक से नहीं सुना तो एक बार फिर सुन लीजिए। वही मुल्क जो हमारे देश में आतंकी घटनाओं का मास्टरमाइंड है, वही मुल्क जिसके पाले आतंकियों ने पहलगाम में निहत्थे पर्यटकों की जान ली, उसके लिए ऐसा प्यार और सम्मान क्यों, ये समझ नहीं आता। आरोप है कि जब लोगों ने इसकी शिकायत पुलिस से की तो पुलिस हरकत में आई, लेकिन पकड़ने के कुछ घंटे बाद ही आरोपियों को छोड़ दिया गया। तो क्या झारखंड अब पाकिस्तान प्रेमी गैंग का गढ़ बनता जा रहा है? क्या हेमंत सरकार देश विरोधी नारे लगाने वालों पर हेमंता स्टाइल में कार्रवाई का आदेश देंगे या नहीं? महाराष्ट्र के पुणे में एक बड़ा हादसा हो गया। यहाँ इंद्रायणी नदी पर बना हुआ पुल अचानक से टूट गया। हादसे में 20 से 30 पर्यटकों के बह जाने की जानकारी है। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। नदी में तेज बहाव के चलते राहत बचाव कार्य में हालांकि परेशानी आ रही है। कई लोगों के मौत की खबर भी सामने आ रही है। देखिए, जानकारी ये मिल रही है कि सभी पर्यटक यहाँ घूमने पहुंचे थे और इस पुल पर एक साथ कई लोग खड़े थे और उसी दौरान ब्रिज पानी के तेज बहाव में बह गया। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है पुल बीचों बीच से टूटकर नदी में जा गिरा। जानकारी के मुताबिक रविवार होने के चलते लोग भारी संख्या में यहां पहुंचे थे। स्थानीय लोगों के मुताबिक जब ये हादसा हुआ तब पुल पर 100 से ज्यादा सैलानी मौजूद थे और पुल टूटते ही सभी लोग नदी में जा गिरे। कुछ लोग तैरकर बाहर निकल आए, लेकिन कुछ लोगों को संभलने का मौका नहीं मिला। यानी पुल पर क्षमता से ज्यादा लोग मौजूद थे। पुल की हालत बता रही है कि ये कितने साल पहले बना था। कुल मिलाकर पुल जर्जर हालत में था और ऊपर से इसमें क्षमता से अधिक लोग पहुंच गए। स्थानीय लोगों का आरोप है कि कुंडमाला लोकप्रिय पर्यटन स्थल होने के बावजूद यहाँ पर्यटकों की सुरक्षा के लिए कोई इंतजाम नहीं है। ये पुल काफी पुराना और जर्जर हो चुका था और इसकी मरम्मत भी नहीं की गई थी। हादसा अचानक हुआ और इसीलिए पर्यटकों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। इलाके में पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश के चलते नदी का जलस्तर भी बढ़ा है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची प्रशासन की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और नदी में लापता पर्यटकों की तलाश की जा रही है। राम मंदिर निर्माण के बाद से अयोध्या में श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। देखिए, देश ही नहीं विदेश से भी बड़ी संख्या में लोग दर्शन के लिए रामनगरी पहुंचते हैं, जिसे देखते हुए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सुरक्षा कड़ी कर दी है और शहर में वेरिफिकेशन ड्राइव चलाई जा रही है। यानी कि अयोध्या में किराएदारों और होम स्टे में रुकने वालों को अपना आधार कार्ड या पहचान पत्र दिखाना अब जरूरी होगा। प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या, जहां अब हर रोज बड़ी तादाद में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। राम मंदिर के गर्भगृह में रामलला के दर्शन के लिए उमड़ रही भीड़।
रेलवे स्टेशन, बस अड्डा, होटल और धर्मशालाओं में लगातार चहल पहल बढ़ रही। इस बढ़ती गतिविधि के बीच सुरक्षा को लेकर अब प्रशासन और सतर्क हो गया है। अब किसी भी घर में किराएदार या किसी भी होम स्टे में मेहमान ठहरते हैं तो ऐसे लोगों का वेरिफिकेशन जरूरी होगा। पुलिस बीट स्तर पर लगातार वेरिफिकेशन अभियान चला रही है, जिसमें स्थानीय लोगों की भी मदद ली जा रही है। पूरे अयोध्या वासियों के माध्यम से कि आपके आसपास कोई लोग रह रहे हैं, यदि संदिग्ध दिखाई पड़ते हैं तो सूचनाएं पुलिस को दें। हमारे जो स्थानीय बीट लेवल पर जो लोग हैं उनके माध्यम से भी इसको एक सतत सत्यापन की कार्रवाइयां उसमें चल रही हैं। रामनगरी की पहचान अब वैश्विक हो चुकी है। ऐसे में सुरक्षा के मोर्चे पर कोई चूक प्रशासन नहीं करना चाहता। श्रद्धालुओं की सुविधा के साथ साथ सुरक्षा का संतुलन बनाए रखना अयोध्या के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, जिसे देखते हुए ये वेरिफिकेशन अभियान बहुत अहम माना जा रहा है। अपने हाजिर जवाबी और शौक के लिए मशहूर मोकामा के पूर्व विधायक और बाहुबली अनंत सिंह एक बार फिर से चर्चा में, और इस बार चर्चा की वजह है उनकी महंगी गाड़ी जो उन्होंने जापान से पूरे 3 करोड़ रुपए में मंगवाई है। बाहुबली नेता और पूर्व विधायक अनंत सिंह ने बेहद खास बुलेट प्रूफ लैंड क्रूजर कार खरीदी है। ये लग्जरी कार पटना पहुंच चुकी है और इसके आगमन के साथ ही बधाइयों का सिलसिला भी शुरू हो गया है। इस अत्याधुनिक कार की कीमत 2 करोड़ 50 लाख से 3 करोड़ के बीच बताई जा रही है। अपने पावर, सेफ्टी और लग्जरी के लिए मशहूर टोयोटा की लैंड क्रूजर ZX कार देश की सबसे सुरक्षित और ताकतवर SUV में से एक मानी जाती है। जानवरों का शौक और गाड़ियों का शौक भी उनको हमेशा चर्चा में बनाए रखता है, और अनंत सिंह के काफिले में ये नई गाड़ी जुड़ी है लैंड क्रूजर, और लगभग 3 करोड़ की ये गाड़ी है। काफी महंगी गाड़ी, काफी लग्जरियस गाड़ी, और सुरक्षा के लिहाज से ये गाड़ी काफी परफेक्ट है। जानकारी के मुताबिक ये कार जापान से दिल्ली आई और फिर दिल्ली से इसे पटना लाया गया है। पटना जैसे शहर में अमूमन इतनी महंगी गाड़ियां नहीं होती, इसीलिए ये चर्चा का विषय बन गई है, क्योंकि इस गाड़ी से शाहरुख खान, सलमान खान और अंबानी परिवार के लोग भी चलते हैं। बाहुबली नेता और पूर्व विधायक अनंत सिंह की नई टोयोटा लैंड क्रूजर सिर्फ महंगी नहीं है, बल्कि सुरक्षा का एक अभेद किला है। इसकी क्षमताएं आपको चौंका देंगी। देखिए, बताया जाता है कि यह गाड़ी बुलेट प्रूफ है और इसकी एक्स शोरूम कीमत तकरीबन 2.5 करोड़ से लेकर 3 करोड़ के बीच में है। इसमें 3346 सीसी का शक्तिशाली इंजन लगा हुआ है। हालांकि यह भी कहा जा रहा है कि इस गाड़ी को ना तो कोई बम, ना कोई गोली, ना ही कोई हैंड ग्रेनेड नुकसान पहुंचा सकता है। इस गाड़ी में 10 एयरबैग्स लगे हुए हैं और अनंत सिंह बिहार के संभवतः पहले ऐसे नेता हैं जिन्होंने इतनी महंगी और अत्याधुनिक सुरक्षा सुविधाओं वाली गाड़ी खरीदी है, और इसीलिए अब वो चर्चा में है। और अब बढ़ते हैं आगे। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं और वो अकेले बाहर खेलने जाते हैं तो अब आपको सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि देखिए, अब गली गली में आदमखोर घूम रहे हैं, ऐसे जानवर जो बच्चों को अकेला देखकर हमला कर देते हैं। और ठीक ऐसी दिल दहला देने वाली घटना यूपी के मुजफ्फरनगर से सामने आई, जहां सड़क पर जा रहे मासूम पर आवारा कुत्ते ने हमला कर दिया। तस्वीरों में देखिए, बच्चा गली में अकेला जा रहा है, तभी डॉग पीछे से आता है और सीधे उस पर टूट पड़ता है, जिससे बच्चा गिर जाता है। बच्चा चीखता है, जिसे देखकर पास में मौजूद शख्स हरकत में आया और उसने किसी तरह कुत्ते को भगाया, जिसके बाद बच्चे की जान बची। ये हमला कुछ सेकंड्स में होता है, लेकिन जिंदगी भर का डर छोड़ जाता है। इलाके में हर कोई डरा हुआ है। आरोप है कि आए दिन इलाके में ऐसे मामले सामने आते हैं, लेकिन शिकायत के बाद भी आवारा डॉग को नहीं पकड़ा गया। यहाँ जो हुआ वो किसी एक मोहल्ले की कहानी नहीं है। ये तस्वीर देश के कई शहरों की हकीकत बनती जा रही है। बच्चे डर में हैं, माता पिता असहाय हैं, लेकिन जिन पर इन आदमखोर के आतंक से निजात दिलाने की जिम्मेदारी है, वो शायद जानबूझकर इसे अनदेखा कर रहे हैं। अहमदाबाद विमान हादसे को लेकर आ रही दुखद कहानियों के बीच उत्तराखंड में भी एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। यह हादसा रविवार सुबह उस वक्त हुआ जब हेलीकॉप्टर ने केदारनाथ से 4 धाम यात्रा के लिए उड़ान भरी थी। लेकिन अपनी मंजिल पर पहुंचने से पहले ही हेलीकॉप्टर गौरीकुंड के पास दुर्घटना का शिकार हो गया। हादसा रविवार सुबह 5:20 पर हुआ, जिसमें पायलट समेत सभी 7 यात्रियों की मौत हो गई। उत्तराखंड में ये कोई पहला हेलीकॉप्टर हादसा नहीं है। 8 दिन पहले भी रुद्रप्रयाग में हेलीकॉप्टर की सड़क पर इमरजेंसी लैंडिंग हुई थी, जबकि 17 मई को केदारनाथ में एयर एम्बुलेंस लैंडिंग के दौरान क्रैश हो गया था। हेलीकॉप्टर में 3 लोग, पायलट, डॉक्टर और नर्स सवार थे। हालांकि तीनों सुरक्षित बच गए थे, लेकिन आज के गौरीकुंड त्रिजुकी नारायण के बीच हेलीकॉप्टर क्रैश में 7 लोगों की मौत हो गई।
जानकारी के मुताबिक आज जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ वो आर्यन कंपनी का हेलीकॉप्टर था और केदारनाथ धाम से 4 धाम की यात्रा पर जा रहा था। हेलीकॉप्टर श्रद्धालुओं को लेकर केदारनाथ मंदिर से गौरीकुंड के लिए उड़ा था, लेकिन क्रैश हो गया। हेलीकॉप्टर में यूपी महाराष्ट्र के 2 और उत्तराखंड गुजरात के 1 यात्री थे। मरने वालों में 2 साल का एक बच्चा भी शामिल है। फिलहाल 4 धाम यात्रा हेलीकॉप्टर सर्विस पर रोक लगा दी गई है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर बार बार हो रहे हेलीकॉप्टर हादसे के बाद भी एविएशन कंपनियां सबक क्यों नहीं लेती। पिछले 2 महीने में 4 बार हेलीकॉप्टर क्रैश हुए हैं। ज्यादातर हिस्से केदार घाटी में खराब मौसम के कारण ही हुए हैं। इतना ही नहीं, देखिए पिछले 10 सालों में बात करें 12 बार हेलीकॉप्टर क्रैश हो चुके हैं। 21 जून 2013 को गरुड़ चट्टी के पास पहाड़ी से टकराकर हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। इसके अलावा 25 जून 2013 को गौरीकुंड और रामबाड़ा के बीच हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। फिर 24 जुलाई 2013 को केदार घाटी में एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया और ठीक इसके बाद 3 अप्रैल 2018 को बिजली के तार से उलझकर एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। 23 सितंबर 2019 को फिर से टेक ऑफ करते हुए एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, जबकि 18 अक्टूबर 2022 को हेलीकॉप्टर क्रैश में 7 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। इसके बाद साल 2024 और 24 मई की बात करें, सिरसी से उड़े हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। 31 अगस्त 2024 को MI-17 से बंधा एक खराग हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया और अब 8 मई 2025 को उत्तरकाशी में नाग मंदिर के नीचे क्रैश से 6 लोगों की मौत की जानकारी है। और अब आज यानी कि 17 मई को भी बताया जा रहा है कि 2025 को ऋषिकेश एम्स से निकली एयर एम्बुलेंस क्रैश हो गई। साथ ही 7 जून 2025 को सिरसी हेलीपैड पर लैंडिंग से ठीक पहले क्रैश हुआ और अब 15 जून 2025 को हेलीकॉप्टर क्रैश में 7 लोगों की मौत हो गई। देखिए ये आंकड़े चीख चीख कर सवाल पूछ रहे हैं, आखिर बार बार हेलीकॉप्टर क्रैश क्यों होते हैं और आखिर पहले के क्रैश के बाद आखिर कोई भी सबक क्यों नहीं लिया जाता। अब हम आपको एमपी में विकास का 90 डिग्री एंगल दिखाते हैं। एमपी को यूं ही अजब गजब नहीं कहा जाता, यहाँ एक से बढ़कर एक महारथी है। अब देखिए ये इंजीनियरों ने एक पुल बनाकर ऐसा कारनामा किया कि आप भी अपना सिर पकड़ लेंगे। ये 2 तस्वीरें एमपी के इंजीनियरों के करिश्माई काम का जीता जागता सबूत हैं। एक तरफ 90 डिग्री पुल वाला कारनामा करके 8वां अजूबा तैयार कर दिया, तो दूसरी तरफ बनने से पहले ही पुल धराशायी हो गया। मतलब आपको चिनाब ब्रिज देखकर जितनी हैरानी नहीं हुई होगी, उससे कहीं ज्यादा हैरानी ये पुल देखकर होगी जो 90 डिग्री एंगल पर घूमा है। भोपाल में 18 करोड़ रुपए की लागत से बना ऐशबाग ओवर ब्रिज ऐसा है कि आप सीधा चलिए, 90 डिग्री पर रुकिए और फिर दुआ कीजिए कि गाड़ी दीवार से ना टकराए। इस एल शेप पुल ने इंजीनियरिंग की परिभाषा ही बदल दी। और दूसरा पुल आप देख ही रहे हैं जो बनने से पहले ही जमींदोज हो गया। शिवपुरी के पोहरी रोड पर बन रहे ओवर ब्रिज का एक हिस्सा अचानक भरभरा कर गिर गया। ये हादसा उस वक्त हुआ जब मजदूर पुल पर कंक्रीट भरने और वाइब्रेट करने का काम कर रहे थे। मतलब एमपी में विकास का पुल खोखला साबित हो रहा है। इजराइल और ईरान के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है। ईरान ने इजराइल के हमलों का पलटवार किया। इतना ही नहीं, दूसरी तरफ इजराइल ने ईरान को गाजा बनाने की अब कसम खा ली है और इसके लिए इजराइल ने ईरान के खिलाफ पर्चे छपवा दिए हैं। यानी खुला ऐलान कर दिया गया कि ईरानी पब्लिक ने अगर इजरायली टारगेट खाली नहीं किए तो मौत की जिम्मेदारी उनकी होगी। याद कीजिए जब कभी गाजा को खाली कराने के लिए इजराइल ने इसी तरह की वार्निंग दी थी, पर्चे गिराए थे। अब वही पैटर्न ईरान में दोहराता हुआ नजर आ रहा है। इससे पहले इजराइल ने गाजा में भी हेलीकॉप्टर से पर्चे फेंककर लोगों को इलाका खाली करने को कहा था। उसके बाद गाजा में इजराइल ने जो हमले किए उसकी तबाही के निशान की सदी तक रहेंगे। और अब गाजा वाली रणनीति इजराइल ईरान में दोहराने जा रहा है। चेतावनी भरे पर्चे और फिर तबाही। और अब इजराइल ने ईरान के खिलाफ भी गाजा वाली रणनीति अपनाई है। इजराइल ने ईरानियों को चेतावनी जारी करते हुए आदेश जारी किया है कि ईरानी लोग सैन्य इलाकों को छोड़ दें, सैन्य हथियारों और कारखानों के आसपास के इलाके खाली कर दें, अगले आदेश तक वापस न आए क्योंकि इन इलाकों में रहना जान के लिए खतरा है। इजराइल पहले ही ईरान पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा था। ईरान ने हमले का पलटवार कर आग में घी डालने का काम कर दिया है। अब इजराइल की इस चेतावनी के बाद ईरानियों की परेशानी और बढ़ गई है। इजराइल के हमले में ईरान के कई इलाके खंडहर हो गए हैं। चारों तरफ गाजा जैसी तस्वीरों सामने आ रही है और अब तो इजराइल ने संकेत भी दे दिए हैं कि उसका अगला कदम क्या होगा। देखिए इस जंग के बहाने मिडिल ईस्ट में तीसरे विश्व युद्ध का सायरन बजने लगा है। ईरान और इजराइल के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है। इजराइल ने जब ईरान पर बेखौफ हमले किए तो ईरान ने भी पलटवार करते हुए मिसाइलों की बारिश कर दी।
इजराइल ने अपनी ताकतवर आयरन डोम सिस्टम से ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने की कोशिश की, लेकिन ईरान की मिसाइलों की गति और रेंज ने इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को खुली चुनौती दी है। ईरान इजराइल पर सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइलें दाग चुका है और ईरान के हमले में इजराइल को भारी नुकसान पहुंचा है। ये हमला ईरान के परमाणु ठिकानों पर हुई एयर स्ट्राइक के जवाब में था। ईरान ने इजराइल के कई शहरों को निशाना बनाया। ईरान ने इतनी बैलिस्टिक मिसाइलें दागी कि कई इलाकों में दहशत मच गई। तेल अवीव समेत इजराइल के कई इलाकों में ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। धमाकों और तबाही की तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ईरान का जवाबी हमला कितना सटीक था। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों ने इतना सटीक हमला किया कि इजराइल धुआं-धुआं हो गया। तस्वीरें देखिए, हमले के बाद बिल्डिंग मलबे में तब्दील हो गई। ईरान ने इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देते हुए अपने टारगेट हिट किए। आसमान से बरसी ईरानी मिसाइलों ने इजराइल में रात में भी दिन जैसा मंजर बना दिया। ईरान ने मिसाइलों के साथ साथ ड्रोन से भी इजरायली ठिकानों को ध्वस्त किया। आसमान में सिर्फ मिसाइलें और गोले नजर आए। ईरान ने इजराइल के कई बड़े ऑयल डिपो और गैस रिफाइनरी पर मिसाइलें दागी। इजराइल की सड़कों पर ईरान ने ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी। ईरान ने जवाबी हमलों में इतनी मिसाइलें दागी कि इजराइल का आसमान धुआं-धुआं नजर आया। इजराइल और ईरान के बीच चलने वाली जंग कई दिनों तक नहीं बल्कि कई हफ्तों तक चल सकती है, क्योंकि ईरान भी अब इस जंग से पीछे हटने को तैयार नहीं है। ईरान ने इजराइल पर 150 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें दागी और इजराइल की बड़ी बड़ी इमारतों को कुछ निशाना बनाया गया। जो बिल्डिंग की इजराइल की शान हुआ करती थी वो अब मिट्टी में मिल चुकी है। और ईरान के सटीक और टारगेट हमलों की तस्वीरें भी सामने आई हैं। मिसाइल आती है और बिल्डिंग को निशाना बनाती है और 7 सेकंड में बिल्डिंग ध्वस्त। ईरान ने इजराइल पर करीब 150 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। ईरान के सटीक हमले में इजराइल की बड़ी बड़ी इमारतें चंद सेकंड में धराशायी हो गईं। ईरान के हमले के बाद बिल्डिंग पूरी तरह मिट्टी में मिल गई। हमले के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। लोगों का रेस्क्यू शुरू किया गया। हमला इतना जबरदस्त था कि बिल्डिंग का एक हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। लोगों के आशियाने मिट्टी में दफन हो गए और अब इसी मलबे से जिंदगी बचाने का काम किया जा रहा है। जब जंग होती है तो नजारा कुछ ऐसा ही होता है। हर तरफ सिर्फ तबाही का मंजर नजर आता है और यही मंजर होता है। दो देशों की लड़ाई में नुकसान दोनों तरफ होता है और खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ता है। ईरान ने मिसाइल छोड़ी और उसने इजराइल के दिमाग पर हमला किया। ये सुनने में जरूर अजीब लग रहा है, लेकिन सच है, क्योंकि ईरान ने इजराइल की मिलिट्री टेक्नोलॉजी के सेंटर को निशाना बनाया है। वीडियो देखिए, ये कोई बैटलफील्ड नहीं, एक साइंस कैंपस है, लेकिन ईरान की नजरों में टारगेट जोन है। ईरान को पता था, अगर इजराइल की ताकत को जड़ से हिलाना है तो सिर्फ बॉर्डर पर बम नहीं, वेizmann इंस्टीट्यूट पर हमला करना होगा। और यही रणनीति उसने अपनाई। ईरान की मिसाइल ठीक अपने निशाने पर लगी, फिर वहां जोरदार धमाका हुआ, जिसके बाद वहां मलबा और धूल ही धूल दिखाई दी। वेizmann इंस्टीट्यूट पर अटैक कर उसने इजराइल को बड़ा झटका दिया। रेहोवोट में मौजूद वेizmann इंस्टीट्यूट सिर्फ एक साइंस इंस्टीट्यूट नहीं है, ये इजराइल का सबसे संवेदनशील मिलिट्री टेक रिसर्च सेंटर में है, जहां पर एआई गाइडेड ड्रोन्स, क्वांटम रडार सिस्टम, साइबर शील्ड्स और न्यूक्लियर टेक पर काम होता है। ईरान ने ये हमला करके इजराइल को सिर्फ जवाब नहीं दिया, बल्कि उसका सबसे बड़ा टेक हथियार कमजोर करने की कोशिश की है। ईरान और इजराइल के बीच आज युद्ध का तीसरा दिन है। दोनों तरफ से एक दूसरे पर विध्वंसक प्रहार किए जा रहे हैं। युद्ध में अब तक 138 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 350 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इजराइल ने दूसरे दिन ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया, जिसमें कई कमांडरों के मारे जाने की खबर है। ईरान इजराइल के बीच विध्वंसक जंग देखने को मिल रही है। दोनों तरफ से भीषण वार पलटवार जारी है। ईरान ने तेल अवीव को टारगेट किया, जबकि इजराइल के हमलों से तेहरान में भारी तबाही देखने को मिल रही है। ऑयल डिपो पर भारी बमबारी से बड़ा नुकसान पहुंचा है। इजराइल की राजधानी तेल अवीव के आसमान में दिवाली जैसा दृश्य देखने को मिल रहा है। ईरान की मिसाइलें तेल अवीव के विनाश के लिए आगे बढ़ रही हैं और इजराइल का डिफेंस सिस्टम उन्हें रोकने पर तुला है। ईरान की तरफ से दागी गई कई मिसाइलें इजराइल की ओर बढ़ती देखी गईं। लोगों में दहशत फैल गई, जिसके बाद लोग बंकरों में शरण लेने लगे। अब तक करीब 138 लोगों की मौत हो चुकी है और 350 से ज्यादा घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। कई कमांडर भी इस ऑपरेशन में मार गिराए हैं।
ईरान इजराइल पर मिसाइलों की बौछार कर रहा है तो इजराइल ईरान पर। युद्ध में दोनों देशों में से कोई कम नहीं पड़ना चाहता है। इस जंग के दौरान अब तक करीब 150 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। लाशों के ढेर लगते जा रहे हैं। मिडिल ईस्ट इस वक्त जंग की आग में झुलस रहा है। ईरान ने इजराइल पर ऐसा पलटवार किया जिसकी गूंज उसके शहरों में सुनाई दी। ईरानी मिसाइलों ने सबसे ज्यादा नुकसान राजधानी तेल अवीव को पहुंचाया, जिसे देखकर ऐसा लगा कि वहां तबाही का तीसरा ट्रेलर हो। इजराइल की राजधानी, जिसे वहां सबसे सुरक्षित शहर समझा जाता है, लेकिन ईरान ने बता दिया कि उसकी मिसाइल वहां भी पहुंच ही नहीं सकती, बल्कि ऐसा तबाही मचा सकती है जिसे इस वीडियो में देखा जा सकता है। ये तय था कि ईरान पलटवार करेगा, लेकिन किसी ने सोचा नहीं था कि ऐसा जिससे तेल अवीव हिल जाएगा। ईरान ने मिसाइल लॉक की और बिल्डिंग को टारगेट करते हुए उसे छोड़ा, जिसके बाद जोरदार धमाका हुआ और उसके बाद बिल्डिंग आग से जल उठी और मलबा नीचे गिरता रहा। दावा किया जा रहा कि जिस बिल्डिंग पर हमला किया उसकी छत पर इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम भी तैनात था, लेकिन वो ईरानी मिसाइल का कुछ नहीं कर पाया और डिफेंस सिस्टम को भेदते हुए मिसाइल अपने टारगेट पर लगी। ईरान ने साफ कर दिया है, अगर इजराइल आगे बढ़ा तो ईरान पीछे नहीं हटेगा और दोनों देश के बीच जारी ये टकराव कहीं न कहीं महायुद्ध की दहलीज पर पहुंच चुका है। सवाल सिर्फ ये नहीं कि कौन जीतेगा, सवाल ये है कि कितना कुछ उजड़ जाएगा। इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाते हुए हमला किया। इस हमले में कई सैन्य अधिकारी और परमाणु वैज्ञानिकों की मौत हो गई। इजरायली हमले में खामेनेई के सबसे भरोसेमंद सलाहकार अली शामखानी भी नहीं बच पाए, क्योंकि जब इजराइल ने ईरान के सैन्य और खुफिया ठिकानों पर शुरुआती एयर स्ट्राइक की थी, तभी अली शामखानी बुरी तरह घायल हो गए थे। 2 दिनों तक उन्होंने अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ी। ईरानी मीडिया ने शामखानी की मौत की पुष्टि की है। ये मौत सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि इसे ईरान की रणनीतिक रीढ़ टूटने के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि शामखानी खमीनी का रणनीतिक सलाहकार और ईरान की राष्ट्रीय सुरक्षा नीति के वास्तुकार थे। अली शामखानी ने कई सालों तक ईरानी नौसेना की कमान संभाली। साथ ही वे ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के प्रमुख भी रहे। उनका जाना सिर्फ राजनीतिक नुकसान नहीं, बल्कि सैन्य संतुलन पर भी गहरा असर डाल सकता है। शामखानी की मौत के बाद ईरानी सरकार पर बदला लेने का दबाव बढ़ गया है और यही वजह है कि अब ईरान भी इजराइल के हमले का जवाब अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों से दे रहा है। ईरान और इजराइल के बीच ये तनातनी अगर ऐसे ही बढ़ती रही तो पूरा पश्चिम एशिया एक बड़े संघर्ष की ओर बढ़ सकता है। इजराइल और ईरान के बीच जबरदस्त बारूदी जंग छिड़ी हुई है। बीती रात इजराइल ने ईरान की डिफेंस मिनिस्ट्री समेत 150 से ज्यादा महत्वपूर्ण ठिकानों को टारगेट किया, जिसमें ऑयल डिपो और गैस रिफाइनरी भी शामिल है। इजरायली बमबारी में तेहरान धुआं-धुआं हो गया। इजराइल की मिसाइलों ने ऐसी तबाही मचाई कि हाहाकार मच गया। इजराइल की मिसाइलों ने तेहरान और बुशहर में ऑयल डिपो और गैस रिफाइनरी को नेस्तनाबूद कर दिया। धमाके के बाद ऑयल डिपो आग की हाहाकारी लपटों में घिर गया और धू कर जल उठा। दमकल और बचाव टीमें अब भी आग बुझाने में जुटी हैं, लेकिन आग की लपटें आसमान छू रही हैं। शमाल बगल कूसार अंबार नफ्त शहरान ज़दन साथ आतिश। इजराइल ने ईरान में पूरी रात मिसाइलों से कहर बरसाया और तेहरान को शमशान बना दिया। इजराइल का दावा है कि हमलों में तेहरान स्थित ईरानी रक्षा मंत्रालय का हेडक्वार्टर भी तबाह हो गया। रात भर चला तबाही का ये खेल सुबह भी जारी रहा, जब इजराइल की मिसाइलों ने तेहरान के कई ठिकानों को तबाह कर दिया। पिछले 3 दिनों के दौरान इजरायली हमले से ईरान में 138 लोग मारे जा चुके हैं और 350 से ज्यादा घायल हैं और मौत का ये खेल अभी भी जारी है। इजराइल और ईरान के बीच युद्ध का तीसरा दिन है। जहां ईरान कह रहा है कि वो अपने बचाव में पलटवार कर रहा है, तो वहीं इजराइल बोला ईरान को गाजा बनाकर ही रुकेंगे। देखिए, दोनों देश अपनी ताकत का प्रदर्शन बखूबी कर रहे हैं। ईरान अपने हथियार, मिसाइल और ताकत के वीडियोस जारी कर रहा है, तो नेतन्याहू ईरान में तख्ता पलट करवाने का दम भर रहे हैं। ईरान और इजराइल के बीच 3 दिन से भीषण युद्ध जारी है। न इजराइल पीछे हटने को तैयार है और न ईरान। ऐसे में ये युद्ध कहां जाकर थमेगा, ये कोई नहीं जानता है। इसी बीच ईरान के शक्ति प्रदर्शन के वीडियो जमकर वायरल हो रहे हैं। ईरान अपनी सेना और हथियारों की ताकत दिखा रहा है।
आपको बता दें कि ईरान के पास इजराइल से बड़ी फोर्स मौजूद है। उसके पास सशस्त्र बलों, रिवॉल्यूशनरी गार्ड की क्षमता भी इजराइल से ज्यादा है। ईरान की साइबर फोर्स की टीम भी इजराइल के मुकाबले ज्यादा बड़ी है। ईरान की फोर्स में 6 लाख जवान हैं, वहीं रिवॉल्यूशनरी फोर्स में 2 लाख जवान हैं। इजरायली फोर्स में 1,70,000 एक्टिव सैनिक शामिल हैं। रिजर्व सैनिकों की फोर्स 4 लाख है। इजराइल सेना अत्याधुनिक हथियारों से लैस है। मिडिल ईस्ट में इजराइल की मिलिट्री सबसे बेहतर मानी जाती है। हालांकि इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने इतना साफ कर दिया है कि वो ईरान के लोगों को खामनेई के शासन से मुक्ति दिलाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। अब तक दोनों देशों के वार पलटवार की वजह से ईरान और इजराइल दोनों का अच्छा खासा नुकसान हुआ है, लेकिन दोनों पीछे हटने को तैयार नहीं है। अमेरिकी सेना ने आज अपना 250वां वर्षगांठ मनाया। इस मौके पर वॉशिंगटन में यूएस आर्मी ने मेगा शो किया। आर्मी परेड के बहाने डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी पावर दिखा दी। पूरी दुनिया को बता दिया अमेरिका के पास कितने आधुनिक हथियार हैं। और अमेरिकी सेना के 250 साल पूरे होने पर पावर पैक शो पूरी दुनिया ने देखा। इस मेगा शो में कोई ऐसा हथियार, टैंक और हेलीकॉप्टर नहीं था जो शामिल नहीं हुआ हो। बख्तरबंद गाड़ियां और यूएस आर्मी का दमखम। अमेरिका में इस तरह की परेड का आयोजन कम ही होता है। इतने बड़े तौर पर सड़क पर हथियारों का प्रदर्शन इस तरफ इशारा है कि ट्रंप दुनिया को अपनी पावर दिखा रहे हैं। और ये परेड ऐसे मौके पर हुई जब ईरान और इजराइल युद्ध के मुहाने पर खड़े हैं। अमेरिका ने शक्ति प्रदर्शन कर ईरान और चीन को मैसेज दे दिया कि अगर अमेरिका पर अटैक हुआ तो उसका अंजाम क्या होगा। 90 मिनट की इस परेड में टैंक, 6,700 सैनिक, 128 वाहन, 62 विमान शामिल हुए। अमेरिका के इस शक्ति प्रदर्शन में एयर शो भी हुआ। इसमें अमेरिकी सेना के UH-60M ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर सैन्य परेड में हिस्सा लिया। परेड में शामिल सैनिकों ने अलग अलग युद्धों की ऐतिहासिक वर्दी पहनी। इस गौरव के पल में सभी का जोश हाई दिखा। हिमाचल में लगातार हो रही बारिश के बाद खतरा बढ़ गया है। बारिश के बाद जगह जगह भूस्खलन हो रहा है और इसी बीच चंबा से लैंडस्लाइड की खौफनाक तस्वीरें सामने आई है। यहाँ बारिश के बाद जैसे ही हल्की धूप निकली, पहाड़ से पत्थर गिरने शुरू हो गए और कुछ ही देर में पूरा पहाड़ भरभरा कर टूट पड़ा। पहले पहाड़ी से छोटे छोटे पत्थर गिरे और फिर अचानक पहाड़ ही टूटकर बिखर गया और फिर नीचे खाई में धूल का गुबार उठ गया। लैंडस्लाइड की तस्वीरें किसी यात्री ने अपने कैमरे पर कैद कर ली। गनीमत रही जब ये हादसा हुआ तब पहाड़ी के नीचे सड़क पर कोई गाड़ी नहीं थी, नहीं तो क्या अंजाम होता समझा जा सकता है। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में पिछले दिनों जमकर बारिश हुई। बारिश के बाद जैसे ही धूप आती है तो मिट्टी गीली हो जाती है, जिससे लैंडस्लाइड ज्यादा होते हैं। लैंडस्लाइड के बाद रास्ता पूरी तरह बाधित हो गया। फिलहाल जिला प्रशासन की टीम रास्ता बहाल करने में जुटी हुई है। केदारनाथ जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए मौसम एक बार फिर से मुसीबत बन गया है। भारी बारिश के बाद यात्रा मार्ग पर अचानक से मलबा आ गया, जिसके बाद सोनप्रयाग में पैदल चल रहे यात्रियों को फिलहाल रोक दिया गया है। वीडियो जंगलचट्टी इलाके का है, जहां अचानक भारी बारिश हुई और पहाड़ों से तेज पानी के साथ बहकर मलबा रास्ते पर आ गया, जैसा आप देख सकते हैं। पानी के इस तेज बहाव को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर कोई यहाँ श्रद्धालु गुजरा तो उसका क्या हाल होगा। इसी के चलते यहाँ पुलिस के जवान तैनात हैं। पास में ही श्रद्धालुओं की भीड़ मौजूद है, जो इसलिए यहाँ पैदल चलकर बाबा केदारनाथ के दरबार जा रहे थे, लेकिन कुदरत के इस कहर के बाद उन्हें रोक दिया गया। पहाड़ों का मौसम कब कैसा हो जाए कोई नहीं जानता। प्रशासन की ओर से साफ अपील है, श्रद्धालु अफवाहों से दूर रहें और मौसम साफ होने तक यात्रा से बचें। भक्ति जरूरी है, लेकिन सुरक्षा पहले। अब कर्नाटक के मैंगलोर से जल प्रलय की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। देखिए, कुदरत से सितम के आगे इंसान बेबस और लाचार नजर आ रहा है। लोग एम्बुलेंस और बस को धक्का लगाते हुए नजर आए, तो वही लोगों के आशियाने भी पानी पानी हो गए। जलभराव की तस्वीरें कर्नाटक के मंगलौर से सामने आई हैं, जहां पानी में बस फंस गई। मुसीबत में यात्रियों को ही बस में धक्का लगाना पड़ा। ट्रैफिक की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। मंगलौर में भारी बारिश के चलते सबसे ज्यादा तबाही अट्टावर और पंपवेल इलाके में देखने को मिली, जहां पानी लोगों के घरों में घुस गया। पूरा घर स्विमिंग पूल में तब्दील हो चुका है। घर का सारा सामान जल समाधि ले चुका है। फ्रिज, फर्नीचर सब पानी में समा गया है। कुदरत के इस कहर के आगे घर के लोग बेबस और लाचार नजर आ रहे हैं। अब पानी में डूब चुकी इस एम्बुलेंस को देखिए, जिसे लोग धक्का लगाकर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ये मंगलौर का महावीर सर्किल है, जो पूरी तरह जलमग्न है। पंपवेल, कैकम्बा और कादरी जैसे कई निचले इलाकों में बाढ़ आ गई है। लोग बस को धक्का लगा रहे हैं।
सड़क पर घुटनों तक पानी है। बंद पड़ी स्कूटी को चालक पैदल ही ले जा रहा है। रेलवे स्टेशन पर भी पानी भरने से यात्रियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। सड़कें समंदर बन चुकी हैं और मौसम की मार का आम जन जीवन पर गहरा असर साफ नजर आ रहा है। Zee News.